हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, यह प्रश्न है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे बात की गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए। पहला ऑप्शन दिया गया वर्गीकरण के मौके देना, दूसरा है ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, और तीसरा है क्रमित करने के कार्य देना, चौथा है मूर्त संसाधन देना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कि ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे हैं जिनकी एज लगभग 7 से लेकर के 11 वर्ष की है। अगर इनको यहाँ पे अमूर्त चीज़ें बताएंगे तो वह नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षिका को ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्त की बात की गई हो, अमूर्तता हो की आवश्यकता हो, वह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष रहती है, और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 11 से लेकर के 15 वर्ष तक रहती है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी देखेंगे मूर्त चीज़ें क्या हो जाती हैं, जैसे मूर्त चीज़ें में जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह मूर्त चीज़ें होती हैं, जैसे मेज पुस्तक। और अमूर्त क्या होता है, अमूर्त में केवल आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपका भाव होता है, विचार होता है, वह सब चीज़ें अमूर्त के अंतर्गत आती हैं। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। और अमूर्त में जैसे आपका विचार आ गया, खुशी आ गया, ये सब आते हैं, तो याद रखना है। बाकी अगला प्रश्न आपके सामने है, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आपको भी पता है कि जो माइक्रो सिस्टम होता है, माइक्रो सिस्टम में ही यहाँ पे जो व्यक्ति रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सूक्ष्म प्रणाली हो जाएगा। माइक्रो सिस्टम यहाँ पे दिया गया सूक्ष्म प्रणाली के रूप में, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा कि जो सूक्ष्म प्रणाली है वह निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका विद्यात्मक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, विद्यात्मक विज्ञान। देखिए, जो आपका यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान है, यह क्या है, यह न तो पूर्ण रूप से कला है, ना ही आपका विज्ञान है। यह कला और विज्ञान दोनों है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसी में क्या होता है, शिक्षक अपना जो कला होता है और जो कौशल होता है उसी के माध्यम से बालकों में अध्ययन करने के प्रति क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है। और जो बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा और आवश्यकता अनुसार जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसकी, उसी को तो विद्यात्मक विज्ञान कहा जाता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु, तो यह 2 से लेकर के 6 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को आप लोग प्री स्कूल शिक्षा के नाम से जानते होंगे, या तो देखेंगे जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें देखेंगे बहुत सारी व्यवस्था रहती है, जैसे आंगनवाड़ी का नाम सुने होंगे, नर्सरी स्कूल का नाम सुने होंगे, या प्री स्कूल का नाम से सुने होंगे। तो इस तरह से नाम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से लेकर के 6 वर्ष की आयु पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की सबसे अच्छी आयु है, उपयुक्त आयु है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों में दिया गया सृजनात्मकता का विकास, तो यह मानसिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। जो आपका अभिप्रेरणा है, यह सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार से मदद करता है या क्या करता है, यह बताना है। पहला दिया गया, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम को से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, और शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा दिया गया है, तो यह सीखने के प्रति रुचि का विकास करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षार्थी का मतलब होता है विद्यार्थी या छात्र होता है, तो यह छात्रों में क्या सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र डी को चूज किया राइट होंगे।
अगला प्रश्न है सीखने की गति है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। देखिए जो सीखने की गति है वह व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। जो आपकी सीखने की गति है वह किस पे डिपेंड होती है, वह आपके व्यक्तिगत और जो पर्यावरणीय कारक हैं दोनों पर यहाँ पे डिपेंड करती है। इन्हीं दोनों की पारस्परिक क्रिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, प्रमुख दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ निर्माण हो जाएगा। अर्थ निर्माण के रूप में जो सीखना होता है वह आपका क्या है, यहाँ पे प्रमुख होगा, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। देखिए प्रभावी अधिगम हेतु, प्रभावी अधिगम कब होगा, जब यहाँ पे दिया गया अधिगम कार्य को होना चाहिए पुरस्कार, रुचिकर या अधिगम कर्ता की परिपक्वता के स्तर के अनुरूप या अधिगम की परिपक्वता के स्तर से कम। देखिए प्रभावी अधिगम तब होगा जब जो अधिगम का कार्य होगा वह अधिगम कर्ता की परिपक्वता के स्तर के अनुरूप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उसकी परिपक्वता के स्तर के अनुरूप रहेगा अगर अधिगम कार्य, तभी वह प्रभावी अधिगम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसी को पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इसको यहाँ पे जो बी एफ स्किनर है, बी एफ स्किनर ने दिया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है यह थार्नडाइक ने दिया है, यह भी पॉइंट आप याद रख लेंगे। डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा गया है तो याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है जिसको पावलोव ने दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जिसको कोहलर ने दिया है, यह भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि शिक्षण शास्त्र का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या है, जो पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने की शैली, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों को पढ़ाने की शैली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला दिया गया है व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, बिल्कुल सही है। ज्ञानार्जन की विशेषताएं सही है, शिक्षा पश्चात समीक्षा यह भी सही है, तो ये सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को यहाँ पे योजना तैयार करते समय, अपना प्लान तैयार करते समय इन सब पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है कि आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। आप कक्षा का जो अवधान है केंद्रित कर सकते हैं, तो यह किसके द्वारा कर सकते हैं, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, जो कि डी में दिया गया है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो शिक्षक होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं इनके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, स्नेह का रहना चाहिए, विश्वास का रहना चाहिए, सम्मान का रहना चाहिए, या ये सभी प्रकार के संबंध होने चाहिए, तो सभी प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षक और जो यहाँ पे छात्र हैं उनके बीच में स्नेह, सम्मान, विश्वास का संबंध होना चाहिए, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी यहाँ पे विधि वैध नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। आनुवंशिकता की जो भूमिका है इसका अगर आपको अध्ययन करना है तो कौन सी विधि है जो कि आपकी यहाँ पे सही नहीं है, वैध नहीं है। पहला जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अगर जुड़वा बच्चों का अध्ययन करना है तो आनुवंशिकता की भूमिका अध्ययन करना होगा। बाकी अभिभावक बालक विश्लेषण करना हो या दस्तक ग्रहण अध्ययन करना हो, इन सब में आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन की यहाँ पे आवश्यकता होती है, नीड होती है। लेकिन यहाँ पे जो समवयस्क समूह अध्ययन है इसके लिए यहाँ पे आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन की कोई भी यहाँ पे नीड नहीं है, यह वैध विधि नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है, इसका राइट आंसर करना है आप लोगों को। यहाँ पे दिया गया सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। पहला दिया गया है यहाँ पे श्रवण बाधित छात्र,
दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। देखिए दिया गया सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो इन सभी के समावेशन में मदद मिलेगी। अगर कोई भी सामग्री है उसको कई तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। जो श्रवण बाधित छात्र हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी, जो यहाँ पे दृष्टिबाधित छात्र जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, या जिनको यहाँ पे पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले छात्र हैं, या जो गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र हैं, सबका समावेशन हो जाएगा अगर सामग्री को कई तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है, तो डी वाला राइट आंसर है, जो कि दिया गया डी वाले में। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। पहला दिया गया उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा है वह अधिगम अक्षम हो, वह नहीं सीख पा रहा, तो क्या आप उस पर ध्यान नहीं देंगे? यह तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जान करके उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही है। पहले आप देखेंगे कि उसकी अक्षमता किस में है, उसकी कमी किस में है, उसको आप जानेंगे, उसके बाद उसको सही करने का प्रयास करेंगे कि वह सीख सके। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया है उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे, तो ये सब नहीं है। जो बिल्कुल सटीक आंसर है वो बी वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे करेंगे राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि बालक की जो मानसिक आयु है और उसकी जो कालानुक्रमिक आयु है दोनों क्या है? बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला जानते होंगे। यहाँ पे बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप लोग जानते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे क्या होता है आपका यहाँ पे वास्तविक आयु। जो वास्तविक आयु होता है उसी को कालानुक्रमिक आयु भी कहते हैं। और यहाँ पे जो मानसिक आयु है वह देखेंगे आपको क्या बताया गया है, मानसिक आयु और जो कालानुक्रमिक आयु है दोनों बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे दोनों आपका यहाँ पे सेम है, जैसे मान लीजिए दोनों 10-10 हैं, तो यहाँ पे 10-10 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, तो यहाँ पे 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल 100 बचेगा। चाहे कोई अंक रखेंगे 100 ही बचेगा। तो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि आएगी वह कितनी आएगी? 100 आएगी। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आपका यहाँ पे 100 होगी, क्योंकि उसका जो मानसिक आयु है और जो वास्तविक आयु है दोनों बराबर हो जा रहा है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके साथ, व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया रहती है इसके लिए सामाजिक बंधन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं यह आपको बताना है। तो जो बच्चे होते हैं वह वयस्क और जो समवयस्क रहते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र डी को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा यह पहचान किया गया यह आपको बताना है। तो आपको भी पता है कि जो जीन पियाजे हैं वह संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को में विभाजित किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा पियाजे द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी संज्ञानात्मक विकास आए तो जीन पियाजे हो जाएंगे। 4 चरण में इन्होंने डिवाइड किया था। पहली थी संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष की थी, और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मूल्य का वर्गीकरण है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहला दिया गया आध्यात्मिक मूल्य, यह तो आपका शामिल है। इन किन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, किसी भी प्रकार से धन का अर्जन कर लेना यह मूल्य, तो यह तो आपका होगा नहीं। नैतिक मूल्य यह भी है, सांस्कृतिक मूल्य, ये 3 तो मूल्य हैं, लेकिन यहाँ पे मूल्यों के वर्गीकरण में इन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य यह नहीं है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है वह माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह बालक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा, यह बालक आपका आ जाएगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी भी यहाँ पे बुद्धि
91 से लेकर के 110 तक है वह सब जो बच्चे रहते हैं वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर 111 से लेकर 120 तक है तीव्र बुद्धि, 121 से लेकर 130 तक के बीच में आ रही है प्रखर बुद्धि, और अगर 130 से ज़्यादा हो जा रही है तो प्रतिभाशाली बुद्धि हो जाती है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी अगर मंद बुद्धि की बात कर ली जाए तो 81 से लेकर 90 तक, अल्प बुद्धि की बात कर ली जाए 71 से लेकर 80 तक, और अगर 71 से कम हो गई तो वह जड़ बुद्धि वाला बालक हो जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? पहला है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, तो पहला ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे जो ब्लूम थे उन्होंने यहाँ पे ब्लूम ने ही यहाँ पे संज्ञानात्मक यहाँ पे जो संप्राप्ति है या जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको डिवाइड किया था। ब्लूम ने ही सीखने के जो उद्देश्य है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, संज्ञानात्मक में, भावात्मक में और क्रियात्मक में। और उसी में जो संज्ञानात्मक वाला था उसी को देखेंगे 6 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, उसकी 6 श्रेणी बना दिए थे। उसमें पहला था ज्ञान, दूसरा बोध था, तीसरा अनुप्रयोग था, और चौथा विश्लेषण था, 5वां संश्लेषण और 6ठा मूल्यांकन था। तो उसी में से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे उसमें जो सबसे पहला न्यूनतम स्तर था वह ज्ञान का था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें पहले ज्ञान था, बोध था, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। बीएड या डीएलएड किए होंगे उस समय मिला होगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वह समस्या समाधान के लिए होता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार जो बुद्धि होती है वह सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे दोनों की दोनों सही हैं, यहाँ पे पहला और बी दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि क्या है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, यह तो आप जानते हैं। बाकी जो बुद्धि होता है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला, यहाँ पे पहला और बी दोनों सही है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने 2829, और उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में कि जो सीटेट एग्जाम है 7-8 फरवरी को होने जा रहा है और बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए कि जिससे इसी बार सीटेट एग्जाम को पास कर सकें। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क 90 नंबर है। सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से हर बार रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा। और लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज ले लीजिए, 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होगा, हर साल होता है, इस बार भी होगा। बाकी इसी तरीके से सोशल साइंस है, मैथ साइंस है या प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, उसमें 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। और ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ है सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट एक ही में रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ का डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। यह भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखेंगे अनुच्छेद 21 के ए में है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे सृजनात्मक प्रक्रिया है उसमें आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अभिप्रेरण है यह नहीं आएगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए और अच्छे से सीटेट की तैयारी कीजिए, जिससे इस बार का सीटेट आप लोग पास हो सकें। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।